नाज़रीन, क्या आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर फॉरेन कंट्री के अंदर एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो खुसूसी तौर पे आपके लिए, आपने वीडियो पूरी देखनी है। मैं हूं डॉक्टर फ़खर अब्बास। मैंने अपनी पीएचडी जापान से फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मुकम्मल की है और अब मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप, जो कि जापान गवर्नमेंट की तरफ से होता है मास्टर और पीएचडी के लिए। इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जिसको आप टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं या टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस भी इसका नाम है। तो हम बात करने वाले हैं इसके मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। अमूमी तौर पे स्टूडेंट मुझसे दो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैक्स स्कॉलरशिप तो क्लोज हो गया है, जबकि आप कह रहे हैं मैक्स की डेट चल रही है। तो पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ कि जापान गवर्नमेंट की तरफ से दो तरह का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। एक है एम्बेसी रिकमेंडेड, जो नॉर्मली तौर पे आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होता है और जिसकी डेट्स होती हैं हर साल मई में। और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास एक स्पेसिफिक कोटा होता है और हर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के पास, हर प्रोफेसर के पास स्टूडेंट इनरोल जाके होते हैं मास्टर या पीएचडी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो अगर आपने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया तो आप अपनी एप्लीकेशन खुद प्रिपेयर करने के काबिल हो जाएंगे। अमूमी तौर पर स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर बताएं हमने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो हमने कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब, ये 10 सितंबर 2025 को इन्होंने अपडेट किया है। इनकी वेबसाइट का जो पेज है, पेज में आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम वन बाई वन सारी चीज़ें देखेंगे कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन से लोग एलिजिबल हैं और किस किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे जो इसका एप्लीकेशन पीरियड है वो मिड ऑफ सितंबर से अर्ली दिसंबर तक इसका एप्लीकेशन पीरियड होता है। आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा सकते हैं। अब इसके अंदर दो तरह की स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, एक है मास्टर और दूसरा है पीएचडी। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कितना स्कॉलरशिप है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, तो मैं आपको उसके पहले बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ। वो ये हैं कि आपकी वहाँ पे एजुकेशन फ्री होनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पर मंथ 1,48,000 येन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपीज़ बनते हैं, आपको हर महीने गवर्नमेंट ऑफ जापान ट्रांसफ़र करती है आपके अकाउंट के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपने क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ जापान आपको आने जाने का एयर टिकट भी प्रोवाइड करती है। मींस कि आपको फ़्लाइट की टिकट भी परचेज खुद नहीं करना पड़ती। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे डेली बेस पे मल्टीपल स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं तो पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूँ, मेरी 50,000 सैलरी है, तो ऐसा ना हो कि मैं ये जॉब छोड़ूँ और मैं वहाँ पर जाऊँ तो फिर मैं स्टडी करूँ वहाँ पर जापान में, तो मुझे पैसे घर से मंगवाने पड़े। एक बात अपने जहन में क्लियर कर लें कि अगर आपका ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर लेते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे मिलती है कि आप इतनी जितनी पाकिस्तान में सैलरी ले रहे हैं उतने पैसे आप अपने पीछे फैमिली को हर महीने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने फैमिली और अपने किड्स को भी, अपनी स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके स्पाउस वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं या चाहती हैं। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे इस स्टडी के साथ साथ 28 आवर्स वर्क परमिशन भी मिलती है एक हफ्ते के अंदर। मीन्स कि आप डेली बेस पे 3 से 4 घंटे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं वहाँ पे रहते हुए। तो अब हम ये देखते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने वहाँ पे एमएस अप्लाई करना है तो आपके पास बीएससी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट सेमेस्टर में हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई विद देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब कोई एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट लगा के साथ या पिछले ट्रांसक्रिप्ट लगा के। इसी तरह कोई बच्चा ऐसा है जो लास्ट सेमेस्टर में है बीएससी के, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें नेशनलिटी में पाकिस्तानी एलिजिबल हैं और इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है, जो पीएचडी के लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट योर एज शुड बी 30 ईयर्स ओल्ड और यंगर। ठीक हो गया, आपकी एज का क्लियर हो गया आपको। अब इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें तो जैपनीज़ नहीं आती। तो आपको जैपनीज़ नहीं आती, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा ड्यूरिंग योर एमएस एंड पीएचडी, दैट विल बी इन इंग्लिश, और आपके जो प्रोफेसर हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश में देंगे। तो इसके लिए आप अगर यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी सबमिट कर देते हैं तब भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी इससे। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हेल्थ, आपकी अराइवल इन जापान, आपका वीज़ा कैसे प्रोसेस होगा, ये बाद की बातें हैं। जब आप स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं तो इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है। अब आपका जो स्कॉलरशिप पीरियड है वो एमएस के लिए तकरीबन 2 ईयर्स होता है और जो पीएचडी के लिए होता है वो तकरीबन 3 ईयर्स होता है। इसमें उन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो एवरेज आपकी 2.3 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 3।
अब इसमें स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ग्रेड कैलकुलेशन का एक आपके पास शीट होती है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने एमएस के सारे सब्जेक्ट आपने वहाँ पुट कर दिए, सामने उसका ग्रेड, सामने उसके स्कोर, ऑटोमेटिक फार्मूला वहाँ पे लगा होता है। जब आप उसको फिल करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपको सीजीपीए कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक हो गया। इसके बाद ये हो गया कि इसकी एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी एप्लीकेशन जो है टोटली तौर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। हम उसको आखिर में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब इसके अंदर जनाब साइंस के तकरीबन सारे फील्ड्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब हम वन बाई वन इसको देखते हैं। इसमें क्या है, आपके पास सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो 10 सितंबर से स्टार्ट है इसकी डेट, और उसकी लास्ट डेट है 23 नवंबर 2025। आप क्या करेंगे कि आप 16 नवंबर तक अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह लेके आप उसको यूनिवर्सिटी को जमा करवाएंगे। तो ये हम डिस्कस करते हैं, फिलहाल आप सिर्फ डेट्स नोट कर लें। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है 23 नवंबर। 23 नवंबर को आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और इसका रिजल्ट आपका 2 मार्च को आ जाएगा। और आपकी जो स्टडीज स्टार्ट होगी वो होगी तकरीबन सितंबर 2026 में या अक्टूबर 2026 के पहले वीक में। अब हम ये देखते हैं कौन कौन से लोग हैं ऐसे, किस किस एरिया, किस किस रिसर्च बैकग्राउंड के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है, इसमें स्कूल ऑफ साइंस के लोग जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस वगैरह के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, मैं आपको एक जेनेरिक पूरा का पूरा ओवरव्यू देता होता हूँ क्योंकि इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। अब लेट्स सपोज आप मैथ के हैं तो वहाँ पे ईमेल नीचे गिवन है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप उस ईमेल पे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं उनसे, वो आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेडलाइन हो गई, ये जो प्रोसीजर हो गया, समटाइम्स स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहा होता है। स्कूल ऑफ साइंस में और होगा, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में हो सकता है प्रोसीजर या थोड़ी सी चीज़ें और हो, तो इसलिए आपको खुद भी कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद है जनाब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है मटेरियल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, उसमें आपके पास केमिकल साइंस है, मटेरियल साइंस हो गया। उसके बाद है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया आपके पास। उसके बाद स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी हो गया। अब इसके अंदर हमारी जो है सिविल इंजीनियरिंग आ रही है, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग इंजीनियरिंग भी इसी में है, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इस लिंक के ऊपर मैं ये आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल उन्होंने अपलोड की हुई है जिसका नाम है एप्लीकेशन गाइड, कि आपने एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, पूरी की पूरी A to Z सारी डिटेल्स हैं इसमें। हर साल एप्लीकेशन गाइड उनकी ईयर टू ईयर चेंज होती है। 2026 के लिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन गाइड यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हुई है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हम इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, बाकी ये तकरीबन 44 पेजेस की है। आपसे रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। पहले 10 से 15 पेज इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस एप्लीकेशन गाइड के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स भी प्रोवाइड कर दिए और उनकी ईमेल्स भी प्रोवाइड कर दी। आपने उनसे कांटेक्ट करना है तो उनके ईमेल एड्रेस, उनका रिसर्च एरिया इसके अंदर पूरा गिवन है। अब पहली चीज़ इसके अंदर बताई हुई उन्होंने कि जनाब 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगली चीज़ इसकी है जी, इसमें मास्टर भी है, डॉक्टरल भी है। अगली चीज़ है इसमें लिस्ट ऑफ स्कूल्स कौन कौन से हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे आता है एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज स्टार्ट होती है जो कि स्टूडेंट जिसमें मुश्किल फील करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपना डिपार्टमेंट सर्च कर लिया, लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स आपने सर्च कर ली। उसके बाद आपने क्या किया, प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, अपना पोटेंशियल सुपरवाइजर आपने चूज़ किया, उसके साथ आपने कांटेक्ट किया। अब प्रोफेसर से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसको कन्विंस कैसे करना है, ये फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊँगा, या आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे पूरी की पूरी कंसल्टेशन ले सकते हैं, डे बाई डे या वीकली। पहली चीज़ आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, उसके बाद प्रोफेसर कन्विंस हो गया, उसने आपको एक लेटर इशू कर दिया। अब आपने क्या करना है, वो लेटर आपने एडमिशन कमेटी जो है उस डिपार्टमेंट की या उस यूनिवर्सिटी की जो है, आपने वो वाला उनको जमा कराना है 16 नवंबर से पहले। अब लेट्स सपोज आपके साथ प्रोफेसर कन्विंस हो गया है, आप जमा कराएं अपनी एप्लीकेशन। प्रोफेसर को कन्विंस करने के बाद उसने आपको लेटर दिया, लेटर आपने यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी को भेजा। एडमिशन कमेटी को जब आप वो लेटर भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी एक ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए ओपन कर देते हैं। फिर आपको कहते हैं कि जाएँ आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करें। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं, 1 by 1 सारे डॉक्यूमेंट आफ्टर अपलोडिंग लेटर ऑफ एडमिशन डिवीजन, या जिसे कहते हैं कंसेंट ईमेल, वो आपको ओके की ईमेल भी कर सकता है, जिसे आप कंसेंट ईमेल कहते हैं, अप्रूवल ईमेल कहते हैं। वो आपने कहाँ भेजनी है, आपने करनी है उसकी कॉपी inquiries.international.grade.sc@adm.isct.ac.jp। ये मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा इस फाइल का। इस फाइल के अंदर ये ईमेल गिवन है, आपने उनको ये भेजनी है।
अब उन्होंने आपके लिए एप्लीकेशन लिंक ओपन कर दिया है ऑनलाइन। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वहाँ पे अपनी आईडी फोटो अपलोड करनी है। दूसरी चीज़ जो ईमेल है उसका स्क्रीनशॉट, या उसने अगर आपको कोई लेटर भेजा है, प्रोफेसर ने कंसेंट लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर, उसको आपने अपलोड करना है। तीसरी चीज़ है फील्ड ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्रोग्राम, ये आपने करना है। उसके बाद समरी ऑफ थीसिस हो गई, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। उसके बाद क्या है, आपकी इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट भी है। कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है ये मैं आपको टास्क देता हूँ, आपने खुद चेक करना है, बड़ी मिनिमम सी अमाउंट है। उसके बाद आपके ट्रांसक्रिप्ट हो गए, आपकी डिग्रीज हो गई। उसके बाद क्या हो गया, आपका रिकमेंडेशन लेटर हो गया। यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल मौजूद है, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको अपने प्रोफेसर से फिल करवा के, जो आपका प्रोफेसर है आपने उनको भेजना है। उसके साथ साथ यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी मौजूद है, जिसको आपने फिल करके अपलोड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करनी है जनाब, ये सारी चीज़ें आपने अपलोड कर देनी है। लेट्स सपोज आपने ये सारी चीज़ें जब अपलोड कर दी, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। फिर मैं डॉक्यूमेंट आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके फ़ोटो हो गया, आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, फील्ड ऑफ स्टडी, आपकी समरी हो गई थीसिस की, आपका पासपोर्ट हो गया, और आपका इसके बाद पेमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो नॉर्मली तौर पे 30,000 येन के करीब करीब है। ट्रांसक्रिप्ट हो गया, डिग्रीज हो गई, आपने ये सारी चीज़ें अपनी अपलोड करनी है। अब जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करें, होपफुली आपका रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। अब इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने का क्या तरीका है, उसको आप कैसे विन कर सकते हैं, ये बड़ा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं करते। स्टूडेंट क्या करते हैं, चैट जीपीटी का दौर है, पूरी एप्लीकेशन जो समझ नहीं आ रही चैट जीपीटी से पूछ के उसको भेज देते हैं, लेकिन इसके अंदर कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को पहले स्टेज के ऊपर रिजेक्शन का बायस बन जाती हैं। तो इसलिए आपने उन टेक्निकल चीज़ों को समझना है, एप्लीकेशन को इस तरह फिल करना है कि वो उनको फील हो कि आपने नेचुरली आपने एप्लीकेशन फिल की है, ना कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प ली है। अगर आप उससे हेल्प लेते भी हैं तो खुद उसको अपने वर्ड्स में लिखें। उसके बावजूद भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखना है, किस तरह उसको फिल करना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनानी है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये सारी चीज़ों में अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप फाइनल। उसमें क्या होगा कि हम आपको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली बेस पे टाइम देंगे, गाइड करेंगे, आपकी एप्लीकेशन फिल करने में मदद करेंगे और आपकी स्कॉलरशिप अवेल करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।